नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी बहुत दुखद है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानियां अक्सर बहुत दुखद होती हैं, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जिसमें हैप्पी एंडिंग भी होती है। कोई इंसान अगर इस दुनिया से चला गया तो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर सही मायने में गुनहगार पकड़े जाएं और उन्हें सज़ा हो तो इंसान को कम से कम थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून रहता है कि हाँ चलो कुछ तो हुआ, थोड़ा तो इंसाफ उस दिवंगत आत्मा को भी मिला और घर वालों को भी मिला। लेकिन आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, उसमें इन्वेस्टिगेशन तो है, लेकिन कहानी अपने आप में बहुत सैड है, बहुत दुखद है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की ये बात है। तारीख है 4 जनवरी 2023, यानी आज से 2 साल पहले। 4 जनवरी 2023, जनवरी जैसा कि आप सुन रहे हैं, कड़ाके की ठंड, मेरठ में भी काफ़ी ठंड पड़ती है। मेरठ में एक पुलिस स्टेशन है टीपी नगर, और इस टीपी नगर पुलिस स्टेशन की हद में एक मोहल्ला आता है जिसका नाम है मुल्तान नगर। तो इस मुल्तान नगर मोहल्ले में एक परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी। महज 5 साल उसकी उम्र थी। नाम था उसका किट्टू। तो किट्टू जो है रात को 11 बजे अचानक नींद से जग जाती है, और पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, घर वालों की नींद कैसी होती है कि उन्हें पता नहीं चलता। ये छोटी सी बच्ची घर का मेन डोर खोलकर घर से बाहर आ जाती है, और बाहर आकर बिल्कुल सड़क पर, या यूं कहें कि गली पर आकर जो है वो खड़ी हो जाती है रात के 11 बजे। घर में बाकी लोगों को ये नहीं पता कि उनकी बच्ची जो है बिस्तर से उठ गई है, बाहर चली गई है, बाहर जाकर खड़ी है। क्यों खड़ी है ये भी नहीं पता, बच्चों के मन का कुछ समझ में नहीं आता। तो किट्टू जो है घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। किट्टू की माँ जो है, उनका नाम है पुष्पा। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स हैं। तो उस समय भी वो अपने ड्यूटी पर हॉस्पिटल में थी, और किट्टू अपने पिता धीरेन्द्र के साथ घर में थी। धीरेन्द्र जाड़े की रात में ठंड में सो रहे थे। बेटियां भी साथ में सोई पड़ी थी, लेकिन वो बेटी अचानक उठी और घर से बाहर निकल गई। विडंबना ये, दुर्भाग्य ये कि उस छोटी सी बच्ची को अगर किसी ने सड़क पर देखा तो इंस्टेड ऑफ ये पूछना कि बेटी तुम कहाँ से बाहर आ गई और तुम कौन से मकान में रहती हो, कौन है पापा, उन तक पहुँचाने की जगह उस छोटी सी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया। अब आप सोचिए कैसे, मतलब मौके की तलाश में हमारे समाज में लोग घूमते भटकते रहते हैं। उसे पता तो होगा नहीं कि ये छोटी सी बच्ची रात 11 बजे बाहर निकलेगी, लेकिन बच्ची घर से बाहर निकली और एक आदमी उसको उठाकर ले गया। धीरेन्द्र की जब कुछ देर बाद नींद खुली, उसने देखा कि अरे बगल में किट्टू गायब है। वो बहुत परेशान हुआ। पहले तो घर में ढूंढने लगा, आवाज़ लगाने लगा कि कहीं पानी पीने चली गई हो, वॉशरूम चली गई हो, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं। फिर वो परेशान होकर घर के बाहर की तरफ आए तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, गेट भी खुला हुआ है। वो घबरा गया। इसके बाद वो मोहल्ले में बेतहाशा इधर उधर भागने लगा, किट्टू को तलाशने लगा, लेकिन किट्टू का कोई अता पता नहीं था। उसने किट्टू की माँ जो है पुष्पा, यानी अपनी पत्नी, उसको भी इन्फॉर्म किया। अब पुष्पा जो है वो डर के मारे बिल्कुल पागल हो गई। दौड़ती भागती वो घर आई, और पति पत्नी दोनों मिलकर मोहल्ले में जिनको भी जानते थे उनको जगाया और अपनी बिटिया को ढूंढते रहे। नहीं मिला तो फाइनली वो टीपी नगर पुलिस स्टेशन गए, और उन्होंने आधी रात को ही अपनी बेटी के गायब हो जाने, गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाई। इसी के साथ पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों की पुलिस ने जांच शुरू की, और एक अच्छी बात ये रही कि सीसीटीवी फुटेज में किडनैपिंग का वो सारा मंजर जो है वो कैद हो गया था। ये और बात है कि रात का वक्त था, रोशनी कुछ ऐसी थी कि प्रॉपरली जो है वो आदमी किट्टू से बात करता हुआ, कुछ सवाल पूछता हुआ, फिर किट्टू को गोद में उठाकर ले जाता हुआ नज़र आया, लेकिन वो ब्लैक शैडो के फॉर्म में था, और चेहरा जो है न तो किडनैपर का साफ साफ नज़र आ रहा था और न ही किट्टू का नज़र आ रहा था। हालांकि किट्टू अपने घर से बाहर निकली थी, ये साफ साफ दिख रहा था। एक आदमी आया, उसके पास रुका, कुछ बातचीत की, फिर उसे गोद में उठाकर वापस चला गया। ये सारी चीज़ें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, लेकिन उस किडनैपर का चेहरा जो है वो नहीं मिला। पुलिस ने अब दूसरे सीसीटीवी कैमरे जो आसपास लगे हुए थे उनको भी एक्सप्लोर करना शुरू किया, और कुछ एक और कैमरों में कुछ परछाई नुमा, कुछ ब्लर्ड फुटेज जो है पुलिस को मिले, और उनमें से एक संदिग्ध
वो जो आदमी किडनैपर था उसकी तस्वीर निकालकर पुलिस ने उसको सर्कुलेट भी किया कि आसपास के इलाकों में और पूरे ज़िले में पुलिस उस लड़की के किडनैपर को सर्च करने की कोशिश कर रही थी और पुलिस ने सर्कुलेट किया उन तस्वीरों को। मगर दुर्भाग्य से उस समय तमाम कोशिश करने के बावजूद किट्टू के किडनैपर्स का कोई पता नहीं चला, कोई जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस जो है वो धीरे धीरे इस मामले की जांच में सुस्त पड़ने लगी, धीमी पड़ने लगी। उधर किट्टू के घर वालों का दिल जो है वो बैठा जा रहा था। कई लोगों ने उनको सांत्वना देने की कोशिश की। कोई ऐसा भी आदमी मिला जिसने बातों ही बातों में ये कहा किट्टू के मम्मी पापा से कि अरे अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, 2 साल हो गए, पता नहीं बच्ची कहाँ होगी, है भी या नहीं। अब किसी माँ बाप का दिल कैसे छलनी होता होगा, आप ये सोचिए, जब इशारों इशारों में कोई कहता है कि पता नहीं तुम्हारी बच्ची है भी या नहीं है। तो उसकी माँ पुष्पा जो है वो बहुत रोती थी और उसके जो पिता हैं धीरेंद्र, बच्ची के पिता, उन्होंने अपना जी कड़ा कर लिया था, अपने आप को सांत्वना देते थे, मनाते थे। लेकिन पुष्पा जो है उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। पुष्पा को ये लगता था कि आज नहीं तो कल किट्टू के बारे में कोई ना कोई खबर मिलेगी, कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा। और इस तरह लगातार वक्त गुजरता रहा, दिन महीने सब गुजरते रहे, लेकिन किट्टू का कोई पता नहीं चला। वो पुलिस थाने का चक्कर लगा लगा कर थक गए। तकरीबन 2 साल बाद अभी इसी महीने, मार्च के महीने में 8 मार्च को एक महिला इनके घर आई। उस महिला का नाम है रश्मि। यानी रश्मि जो है वो पुष्पा और धीरेंद्र के घर आई और उनके घर आकर इधर उधर की बातचीत करने के बाद रश्मि ने पुष्पा से कहा, किट्टू की माँ से ये कहा कि वो एक खबर, एक जानकारी उनको देना चाहती है। ये रश्मि कोई अजनबी महिला नहीं थी, बल्कि ये रश्मि अपने पति सुमित के साथ किट्टू के मकान में कुछ साल पहले किराए पर रहती थी। यानी रश्मि और उसके पति किट्टू के घर में, यानी पुष्पा और धीरेंद्र के घर में टेनेंट थे, किराएदार थे। और फिर वो अपना, जब उनका हो गया रुकना वहाँ पर, तो वो उन्होंने उस मकान को चेंज कर लिया था, कहीं और चले गए थे। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि रश्मि जो है एक पुरानी किराएदार महिला थी। वो अभी 8 मार्च को इसी महीने किट्टू के मम्मी पापा से मिलने, धीरेंद्र से और पुष्पा से मिलने उनके घर आई। उनके घर आई, इधर उधर की बातें हुई, पूछा कि भाई बहुत दिन बाद आप आई, 2 साल बाद, कभी नहीं आई। वो बोली कि देखिए मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास बात आपको बताने आई हूँ और ये मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मैं अगर नहीं बताऊँगी तो शायद मैं अपने साथ भी इंसाफ न कर पाऊँ। तो ये लोग सोच में पड़ गए कि भाई ऐसी क्या बात है, जल्दी बताओ। तो पूछा इन्होंने, तो रश्मि ने ये बताया कि देखिए आपकी गुड़िया जो है किट्टू, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हो गई है। मम्मी पापा दोनों दर्द और तकलीफ़ के मारे पागल हो गए, रोने लगे बुरी तरह से। और उन्होंने रश्मि से पूछना शुरू किया कि भाई तुम्हें कैसे पता हत्या हो गई है, मतलब क्या सबूत है, तुम यूं क्यों कह रही हो, क्या तुम कातिल को जानती हो? तो रश्मि ने कहा कि हाँ मैं कातिल को जानती हूँ और कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरा पति सुमित है। अब पुष्पा और धीरेंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको लगा कि अरे ये जब खुद अपने पति का नाम ले रही है और बता रही है कि मेरे पति ने ही आपकी छोटी सी बच्ची किट्टू की हत्या की है, तो ये झूठ तो नहीं बोल रही होगी। तो उन्होंने पूछा कि भाई लेकिन तुम ये बात अभी क्यों बता रही हो और ये मामला क्या है? तो रश्मि ने फिर पूरी कहानी सुनाई। रश्मि ने ये कहा कि 4 जनवरी 2020 की रात को जो आपकी गुड़िया, आपकी बेटी गायब हुई थी, उसे कोई और नहीं बल्कि मेरा पति सुमित जो है वही आपके घर के बाहर से अगवा करके ले गया था। और इसके बाद सुमित ने आपकी बेटी की हत्या कर दी और हत्या करके उसने उस लाश को कहीं पर छुपा दिया, यानी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठिकाने लगा दिया। किट्टू के घर वालों ने पूछा बट तुम इतने दिन बाद ये बात क्यों बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताई? तो उसका ये कहना था कि इतने दिनों तक मैं सुमित से डरती थी क्योंकि सुमित मेरा पति है और हम लोग साथ साथ रहते थे, लेकिन अब मेरी सुमित से लड़ाई हो गई है और बहुत तेज़ लड़ाई हुई है, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। और चूंकि सुमित जो है वो बुरा आदमी है, मैं उसके साथ रह नहीं सकती, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में सारा कुछ सच सच आप लोगों को बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बात आकर बताई। किट्टू के मम्मी पापा को
इस बात पर यकीन तो नहीं हुआ और साथ ही उन्हें इस बात की भी हैरानी हुई कि आखिर सुमित ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब ऐसी कोई बात सुनी थी तो वो इस बात को हजम तो नहीं कर सकते थे, सुनकर भूल तो नहीं सकते थे। तो उन्होंने सच जानने की कोशिश में इसके बारे में फिर से मेरठ के टीपी नगर पुलिस स्टेशन को इत्तला दी, खबर दी। मेरठ की पुलिस को जब पता चला कि 2 साल बाद 5 साल की एक किडनैप्ड बच्ची के मर्डर की बात सामने आई है, तो मेरठ की पुलिस फिर से एक्टिव हुई। और जैसा कि किट्टू के मम्मी पापा पुष्पा और धीरेन्द्र ने पुलिस को बताया, पुलिस ने सुमित नाम के उस आदमी को उठा लिया। और इस बार रश्मि भी साथ में थी, जो बता रही थी कि हाँ मेरे पति ने ऐसा किया है। सुमित को उठा लिया और सुमित को उठाने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की। शुरू में वो पुलिस को बरगलाता रहा, झूठ सच बोलता रहा, लेकिन बाद में उसने मान लिया कि हाँ उस रात उसी ने किट्टू को उसके घर के बाहर से अगवा किया था। इत्तेफाक से वो वहाँ से गुजर रहा था, उसने घर के बाहर देखा कि बच्ची आकर खड़ी है, तो ये उसको उठाकर ले गया। पुलिस ने कहा कि भाई अगवा तो कर लिया, हत्या क्यों की? तुमने कोई फिरौती वसूलने जैसी बात नहीं थी, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, रीज़न क्या है एक छोटी सी बच्ची की हत्या करने का? और अगर तुमने हत्या की है तो तुमने लाश कहाँ छुपाई है? तो उसने बताया सुमित ने कि लाश हमने अपने घर के पास ही एक खेत है, उस खेत में दफना दी थी। 2 साल पहले जब कत्ल किया था उसी समय दफना दी थी। तो पुलिस ने पूछा कि उस जगह की पहचान कर सकोगे और वो लाश बरामद अगर हम करने की कोशिश करें तो? सुमित ने कहा बिल्कुल पहचान सकता हूँ, चलिए मैं आपको वो उस खेत में ले चलता हूँ। तो पुलिस की एक टीम जो है उस खेत की तरफ जाने के लिए तैयार हुई, रवाना हुई। एक्सकावेटर या बुलडोज़र जो भी आप कहें, वो मशीन मंगवाई गई और उसके बाद जिस खेत के बारे में सुमित ने बताया उस खेत की खुदाई शुरू हुई ताकि इस बच्ची की डेड बॉडी को रिकवर किया जा सके। मीनवाइल पुलिस ने इससे पूछा कि भाई मारा क्यों तुमने, ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो सुमित ने ये बताया कि जब हम यहाँ किराए पर रहते थे तो मेरी भाभी वो भी यहाँ रहती थी कुछ दिनों तक, और उस समय वो प्रेग्नेंट थी। यानी धीरेन्द्र और पुष्पा के घर में सुमित की भाभी भी रहती थी। सुमित तो खुद रहता ही था, किराएदार था, और वो प्रेग्नेंट थी और उसकी भाभी को जुड़वा बच्चे थे, ट्विंस थे। लेकिन एक रोज़ किट्टू की माँ जो पुष्पा है, उसने कोई खाने पीने की चीज़ सुमित की भाभी को दी और उस खाने पीने की चीज़ को कंज्यूम करने के बाद उसकी भाभी का मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया, और जो ट्विन बेबीज़ उसके वूम में था वो जो है उनकी मौत हो गई। इस बात की खुंदक सुमित के अंदर बहुत ज़्यादा थी। वो चिढ़ता था धीरेन्द्र से, उसकी पत्नी पुष्पा से, और जाहिर है उस छोटी सी बच्ची किट्टू से भी, और वो बदला लेना चाहता था। इसी बदले की आग में वो जलता रहा और वो मकान छोड़ के चला गया। लेकिन वो मौके की ताक में था और एक दिन जब उसे ये छोटी सी बच्ची घर के बाहर रात के अंधेरे में खड़ी मिल गई तो उसने इस बच्ची को अगवा कर लिया और अगवा करके उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुष्पा और धीरेन्द्र से जब पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ और ख़ासकर कोई मिलावट वाली चीज़ या नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ किसी को नहीं दी, और हमसे आखिर सुमित की भाभी की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो फिर हम उनको कोई खाने पीने की चीज़ ऐसी क्यों देंगे जिससे उनका मिसकैरेज हो जाए। तो ये इस तर्क से या जो गुस्से या खुंदक वाला जो लॉजिक है, उस बात से किट्टू के मम्मी पापा बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं है। और उनका ये कहना है कि ये सुमित नाम का आदमी बेसिकली एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, इसलिए ये झूठी सच्ची कहानियाँ सुना रहा है और झूठ बोल रहा है। और ये सच है कि सुमित पर पहले भी पुलिस के बही खातों में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। सुमित पर यह भी इल्ज़ाम है कि उसके साथ पहले भी कई महिलाएं रह चुकी हैं और तकरीबन हर महिला के साथ सूनर और लेटर उसकी लड़ाई हो जाती है। तो इन दिनों जो रश्मि नाम की लड़की उसके साथ है, उसकी पत्नी है, उसके साथ भी अब रिश्ते ख़राब हो गए हैं। दोनों के बीच इतनी तीखी लड़ाई हो गई है कि रश्मि ने सुमित से अलग होने का फ़ैसला कर लिया है। और पति पत्नी की लड़ाई में 2 साल पहले जो एक बच्ची को अगवा करके उसकी हत्या की गई थी, उसका राज बाहर आया है और पत्नी ने आकर जो है बच्चे के माँ बाप को, बच्ची के माँ बाप को ये सारी बातें बताई। अब जो खेत में खुदाई हो रही थी उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये निकला कि लाश बरामद ही नहीं हुई। 2 साल बाद तथाकथित कातिल की निशानदेही पर पुलिस ने उस खेत के एक बड़े हिस्से को खोद डाला, लेकिन वहाँ से लाश तो छोड़िए, हड्डी का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। 2 सालों में हड्डियाँ इतनी डिसमेंटल हो जाएगी, बॉडी इतनी गल जाएगी कि कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। और अगर ऐसा हुआ है तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं।
एक मतलब तो ये हो सकता है कि शायद किट्टू अगवा हो गई और अगवा होने के बाद उसे कहीं ट्रैफिकिंग कर दिया गया, कहीं आगे बेच दिया गया, छुपा दिया गया। हो सकता है वो अभी भी ज़िंदा हो, एक मतलब तो ये हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि सुमित ने उसका कत्ल कर दिया हो गुस्से में, वो सच बोल रहा हो, लेकिन लाश ठिकाने लगाने के बारे में पुलिस को वो जो जानकारी दे रहा है वो झूठी बात बता रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर पुलिस लाश बरामद नहीं कर पाएगी तो फिर इस मामले में कोई सबूत भी नहीं होगा, और जब सबूत नहीं होगा तो उसे कोई सज़ा भी नहीं होगी। आज नहीं तो कल उसे ज़मानत मिल जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। और जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं वो इस तरह से पुलिस को और कानून को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। तो एक थ्योरी ये भी हो सकती है, एक थ्योरी ये कि किट्टू ज़िंदा हो, कहीं और हो, उसके बारे में हो सकता है सुमित को भी ना पता हो, या हो सकता है सुमित ने किडनैप ही ना किया हो, वो क्लेम झूठी कर रहा हो पुलिस की मार से बचने के लिए या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिख रहा है वो शैडो टाइप की इमेज है, उसे देखकर जो है सुमित की पहचान हो पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर वाकई वो शैडो पहचानने लायक होती तो उस समय जब ये बच्ची किडनैप हुई थी तब भी तो इस बच्ची के माँ बाप ने उस सीसीटीवी फुटेज को देखा होगा। तब देखकर उस शैडो में इस बंदे का बॉडी लैंग्वेज ही देखकर कम से कम ये शक जता सकते थे कि ये तो हमारा पुराना किराएदार लग रहा है। चेहरा भले ना दिख रहा हो, लेकिन वो ये तो शक जता सकते थे कि हमारा पुराना किराएदार सुमित लग रहा है, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं जताया था। तो इसका मतलब जो आदमी किडनैप करके ले गया वो पूरी तरह से सुमित है। ये बात अभी तक की तफ्तीश में ये बात इस्टेब्लिश नहीं हुई है। हालांकि सुमित ने अकॉर्डिंग टू पुलिस वो जुर्म कबूल लिया है, और सुमित जिस जगह की निशानदेही करा रहा है उस जगह से लाश बरामद नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सुमित झूठ बोल रहा है। तो 2 साल बाद ये मामला एक तरह से सुलझ कर भी जो है वो अनसुलझा रह गया है। पुलिस ने सुमित से पूछताछ कर ली, थक गई, और उसकी जगह उसके कहने पर ज़मीन भी खोद दी, लेकिन लाश नहीं मिला तो फाइनली उसे जेल भेज दिया गया। अब इस मामले का आने वाले दिनों में अंजाम क्या होगा, अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है तो मैं उसका जवाब दूं। अंजाम यही होगा कि सुमित को आने वाले दिनों में ज़मानत मिल जाएगी, और कोई सबूत नहीं होने की वजह से शायद उसे आज नहीं तो कल कोर्ट इस मामले से बरी भी कर दे। क्योंकि जब तक डेड बॉडी रिकवर नहीं होगी तब तक जो है ये बात इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी कि उस बच्ची का कातिल सुमित ही है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तब तक पुलिस कलेक्ट करने में कामयाब हो जाए, या कोई और ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिससे ये गुनाह सुमित का स्टैब्लिश हो जाए, फिर तो बात अलग है। अदरवाइज़ बच्ची को किडनैप करने का जो एविडेंस है उसका होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में चेहरा साफ नहीं है। और दूसरा ये कि दुश्मनी वाली जो थ्योरी है उस थ्योरी को घर के लोग नहीं मान रहे हैं, खुद बच्ची के घर वाले, क्योंकि उनका कहना है कि हमने तो किसी का मतलब किसी को ऐसी कोई दवाई दी ही नहीं सुमित की भाभी को जिससे उनका मिसकैरेज हो जाए। तो दुश्मनी वाली बात भी वो नहीं मान रहे। तो कुल मिलाकर ये मामला सुलझ कर भी अनसुलझा है। 2 सालों तक एक परिवार जो अपनी छोटी सी गुड़िया के लापता होने के बाद उसके ज़िंदा लौटने की उम्मीद में था, उनके उम्मीदों को थोड़ा सा झटका ज़रूर लगा है, वो दुखी हुए हैं। लेकिन अभी भी जब बॉडी रिकवर नहीं हुई है तो घर के लोगों के मन में उम्मीद का दिया जो है वो टिमटिमा रहा है। आने वाले दिनों में इस केस का अपडेट क्या रहता है, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी उस पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं या कुछ सवाल पूछा उसके जवाब देने की कोशिश करता हूं। और उससे पहले जाते जाते आप लोगों को एक और बात बताऊं। आज मेरा जन्मदिन है और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो बहुत बहुत और मैं जानता हूँ कि अभी तो जाहिर है मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अगर आपको पहले पता होता तो आप पहले विश करते, लेकिन मुझे ये पता है कि आप जो है मेरे लिए अच्छा सोचते हैं और मुझे विश भी करते हैं। तो मैं सबको आपके विश करने से पहले थैंक यू बोल देना चाहता हूँ और दिल की गहराइयों से बोलना चाहता हूँ सीरियसली। एक बात ये, दूसरा ये कि शमसर ने आज जो कहानी रिकॉर्ड की है उसमें मुझे उन्होंने विश किया है। ऑब्वियसली वो सबको विश करते हैं तो मुझे तो करेंगे ही, बट एक ऑन अ लाइटर नोट, हल्के फुल्के माहौल में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। शमसर ने कहा है कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो बड़ा भाई नहीं हूँ, एज वाइज मैं उनसे छोटा हूँ। और हालांकि शमसर जो है ये सुनेंगे तो शायद नाराज़ होंगे, क्योंकि वो अपने एज को लेकर जो है वो बड़े कॉन्शियस रहते हैं। वो एक कहावत है ना कि किसी आदमी से उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह और किसी महिला से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो शमसर ऐसे आदमी हैं जिनसे उनकी सैलरी भी ना पूछिए और उनकी उम्र भी ना पूछिए। लेकिन बस मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ, किसी भी मामले में उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। तो एनीवे ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था और समझ लीजिए क्लैरिफिकेशन था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आइए
कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने मेरी स्टोरी पे किए थे उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हत्या उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई और उस हत्या में एक अजीब किस्म के हथियार का इस्तेमाल कातिल ने किया और हत्या करने के लिए उसने बाकायदा उस हथियार को खुद अपने हाथों से बनाया, डिज़ाइन किया। ऐसा क्यों? अगर आप वो अनोखी कहानी सुनना जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। अनादि क्रिएट्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये लिखा है कि आप कहानी सुनाते समय डराते नहीं हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए मैं अननेसेसरीली हाइप क्रिएट करना या माहौल बनाना उसकी कोशिश नहीं करता हूँ। जैसी स्टोरी होती है मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूँ। रेखा भट्ट जी ने एक कॉम्प्लीमेंट किया है और इसको मैं बहुत पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ। उन्होंने कहा है कि आप अच्छे स्टोरी वाचक हो, कथावाचक अच्छे बनोगे। सुप्रतिम भाई जय हिंद जय भारत। देखिए कथावाचक तो अच्छा बन जाऊँगा लेकिन उतना ज्ञान नहीं है ना। आध्यात्म के मामले में और धार्मिक चीज़ों के मामले में हाथ तंग है, तो कथावाचक हो सकता है बन जाऊँ माँ सरस्वती की कृपा से, लेकिन ज्ञान के मामले में थोड़ा अभी कमज़ोर हूँ। भास्कर अरगड़े ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, कोल्हापुर से हैं और उन्होंने कहा है कि बिना बताए गैर हाजिर रहने वालों की तनख्वाह काट ली जाएगी। नहीं, मैंने आप लोगों को बता रखा था कि मैं असल में मंडे आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पाया। उसकी वजह ये थी कि मेरे बेटे का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, मैंने आपको बताया ना। तो वो जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन मैं अपने बेटे को लेकर स्कूल जाता हूँ और उसको पिक करके वापस भी लेकर आता हूँ। और दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक का बहुत इशू है, आपको पता है। कहीं भी जाइए छोटी सी दूरी भी वो बड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि रोड में बहुत जाम रहता है, टायरिंग हो जाती है ड्राइव करना, घर आना, वापस जाना। तो इसलिए मैं हर एग्ज़ाम के रोज़ छुट्टी ले लेता हूँ। अभी फिर से 18 मार्च को मैं आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पाऊंगा। उपमा वत्स ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड, यू शुड ऑल्सो टेल द लॉन्ग स्टोरीज। ठीक है, अब ड्यूरिंग रिसर्च अगर उपमा जी मुझे कोई लंबी स्टोरी मिलती है जिसको एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगे, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो मैं तसल्ली से उस तरह की स्टोरीज़ भी सुनाया करूँगा। मनोज कुमार ने भी कमेंट किया है, सर आपका स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है, गेट वेल सून सर जी, उन्होंने लिखा है। थैंक यू मनोज जी। आज भी थोड़ा बॉडी एक है और मुझे लग रहा है पता नहीं ये वायरल टाइप की चीज़ हो सकती है, तो लेकिन आप लोगों की दुआओं की बदौलत जो है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। सतीश जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। राघवेंद्र तिवारी का कमेंट है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। रिंकू वर्मा जी हैं, अनिल शाक्य हैं, ये फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। प्रभुनाथ शुक्ला ने कमेंट किया है, ये बहराइच के ही रहने वाले हैं और इन्होंने कहा है कि ये उन्हीं के ज़िले की घटना है और उन्होंने ये बताया है कि वो मेरी और शम सर की सारे एपिसोड्स देखते हैं। मीता भट्टाचार्य जी मेरी गार्जियन की तरह हैं, रैदर मेरी गार्जियन हैं, वो जमशेदपुर में रहती हैं, मेरे होम टाउन में, और मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। उन्होंने कमेंट किया बहुत दिनों के बाद और उन्होंने ये कहा है कि हथियार बनाने में कातिल ने इतनी मेहनत की, अगर यही मेहनत और लगन किसी अच्छे काम में लगा देता तो कितना बढ़िया होता। अफसोस है ऐसे नौजवानों पर, एक तो नाजायज़ रिश्ता और फिर दबाव में आकर किसी का कत्ल करना। बिल्कुल आपने बात सही कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में रहेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि उसका अंजाम जो है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत बुरे हों। कोई ज़रूरी नहीं कि हर मामले में मर्डर हो जाए, लेकिन भाई घनघोर बेइज्जती हो सकती है, परिवार टूट सकता है, रिफ्ट पैदा हो सकता है। क्या ज़रूरत है, सुकून की ज़िंदगी जिए। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया है। सुजाता जी हमें रेगुलर देखती हैं, सुनती हैं, कनाडा से हैं, स्वागत आपका। इसके अलावा सतीश जी का तो मैं जिक्र कर चुका हूँ, रोहित सिंह हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, किम कुन चोक के नाम से एक आईडी है, ये बता रहे हैं, ब्रो जय हिंद, आई एम SFF एंड नाउ आई लिव इन साउथ कोरिया सो आई लाइक योर वॉइस। थैंक यू वेरी मच। फॉरेन लैंड से जब कोई देखता है, कमेंट करता है तो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फीलिंग होती है। थैंक यू वेरी मच। रुआब अली साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। और क्लिप मूवी के नाम से एक आईडी है, रीना राज लव, ये रेगुलर कमेंट करते हैं। जगदीश चांडेगड़ा जी ने भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कमेंट करते हैं। तरुण है, DS भक्ति के नाम से इनका नाम वो आईडी है और ये राधे राधे कहते हैं। मैं भी अपनी ओर से आपको राधे राधे बोल रहा हूँ। पवन जी का है हर लाल का इनका सरनेम है और इन्होंने कहा है कि वीडियो लोड करने का टाइम फिक्स कीजिए, कभी 7, कभी 8, कभी 9 पर होता है। मानता हूँ आपकी बात। शून्य थे के शुरू नाम की एक आईडी है, तो ये बांग्ला नेम है, इसीलिए मैंने बांग्ला एक्सेंट में ही पढ़ा। और इन्होंने लिखा है कि मैं अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ सर, और आपकी स्टोरी बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो ये बंगाली हैं और ये बता रही हैं कि अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं और मेरी स्टोरी सुनती हैं, उन्हें अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।
इसके अलावा शैतान सिंह साधु जी ने भी कमेंट किया है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और हमारे मतलब बहुत हार्डकोर सपोर्टर हैं। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका शुक्रगुजार तो मैं हूँ ही, जो नहीं करते हैं स्टोरीज सुनते हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। सारे लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोग आइए मेरी स्टोरीज सुनिए और यूँ कम्युनिकेट भी कीजिए मुझसे। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी किसी और वाक़े के साथ। आज सारे कमेंट्स ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकता एक दिन में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूं ही कमेंट्स ज़रूर करते रहिए। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।